चलिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन के केस में डाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले माउथ से होती है, माउथ से। अभी बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है, हम फूड को लेकर माउथ में इनटेक करेंगे, माउथ के अंदर फूड को इनटेक करेंगे। इस प्रोसेस को हम इंजेशन के नाम से बुलाते हैं, इंजेशन। इसका मतलब है फूड को मुंह में डाल रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं फूड को। उसके बाद क्या होगा, अभी अपने को पता है कि माउथ के अंदर खाली जगह होती है, उसे हम बुलाते हैं बक्कल कैविटी। भाई अगर खाली जगह होती ही नहीं तो फूड को इनटेक कैसे करते। तो माउथ के अंदर खाली जगह है और माउथ में आपको दो मेन चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो आपको टीथ का सेट देखने को मिलेगा, अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी हमारे पास टीथ का पूरा सेट प्रेजेंट है, जिसकी मदद से हम फूड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये जो टीथ की मदद से हम फूड को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये डाइजेशन ही तो बोला जाएगा, फूड को ब्रेक किया जा रहा है। मगर ये डाइजेशन कैसा डाइजेशन है, ये फिजिकल डाइजेशन है। यहाँ पर हमने फूड को तोड़ने के लिए किसी केमिकल का या किसी अदर एंजाइम की मदद नहीं ली है, हमने केवल मात्र क्या किया है, अपने दांतों की मदद से, अपने टीथ की मदद से फूड को ब्रेक कर दिया। तो ये डाइजेशन तो हुआ, मगर कैसा डाइजेशन माना जाएगा, फिजिकल डाइजेशन बोला जाएगा। अभी बच्चों हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। अभी अगर आपको नहीं पता कि ग्लैंड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ग्लैंड ऐसे टिश्यू को बुलाते हैं जो कोई केमिकल बनाने का काम करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे टिश्यू जो कोई केमिकल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं उन्हें हम लोग ग्लैंड बुलाते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर भी एक ग्लैंड है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड, और ये सलाइवा नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है हमारे माउथ के अंदर। और ये सलाइवा कैसा है नेचर वाइज, बोलो। ये नेचर वाइज बेसिक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सलाइवा नेचर वाइज बेसिक क्यों है, मगर जान लीजिए कि जो सलाइवा है वो नेचर वाइज बेसिक है। और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम। अगर आपको एंजाइम का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बायोलॉजी में जब भी हम एंजाइम वर्ड यूज करेंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि हम किसी प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये एंजाइम क्या है, ये खास तरीके के प्रोटीन है जो यहाँ पर डाइजेशन का काम करने के लिए आए हैं। तो हमारे सलाइवा के अंदर, सलाइवा क्या है, वो केमिकल जो सैलिवरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया, उस केमिकल के अंदर एक एंजाइम मौजूद है, एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। भाई देखिए सीधी बात है, हमारे फूड के अंदर मेन 5 चीजें ऐसी होती है जो हमें चाहिए हमारे फूड से। क्या क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन एंड मिनरल। अभी इनमें विटामिन और मिनरल तो ऑलरेडी छोटे फॉर्म में होते हैं, तो हमें उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें मेन किसका डाइजेशन करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करना है, फैट को ब्रेक करना है और प्रोटीन को ब्रेक करना है। तो जो सैलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, उसने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया। हालांकि पूरी तरीके से तो ब्रेक नहीं किया, एकदम छोटा नहीं किया अभी तोड़ के, लेकिन शुरुआत हो गई, ब्रेकिंग की शुरुआत हो गई। तो अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ये बताइए कि फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई डाइजेशन की शुरुआत माउथ से होती है। सबसे पहले दांतों की मदद से तोड़ना है, जिसे हम फिजिकल डाइजेशन बुलाएंगे। और उसके बाद हमारे माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो सलाइवा नाम का लिक्विड देगा, केमिकल रिलीज करेगा, और उसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, वो भी फूड को ब्रेक करेगा। और फूड में भी किसको ब्रेक करेगा, बोलो, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। तो जब भी आप केमिकल की मदद से फूड को ब्रेक कर रहे हैं, यानी एंजाइम की मदद से फूड को तोड़ रहे हैं, तो ऐसे डाइजेशन को हम केमिकल डाइजेशन बुलाएंगे। तो केमिकल डाइजेशन की बोलो शुरुआत कहाँ से हो गई, ये भी माउथ से ही शुरू हो गया। अब ये जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ सैलिवरी ग्लैंड से, ये हमारे फूड के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए, इसके लिए हमारे माउथ के अंदर टंग भी प्रेजेंट है। टंग, हमारी जीभ जो टंग है, ये क्या करती है, ये सलाइवा को प्रॉपर्ली मिक्स कर देगी फूड के साथ, ताकि सैलिवरी अमाइलेज ढंग से फूड को ब्रेक कर सके। और फूड में भी बार बार बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, जो एंजाइम के नाम के आखिरी में अमाइलेज लगेगा वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। बिल्कुल माइंड के अंदर सेट कर लेना, जिस एंजाइम के नाम के आखिरी में अमाइलेज वर्ड लिखा हुआ देख लेना, समझ जाना ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने आया है। तो सैलिवरी अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर दिया, पार्शियली ब्रेक किया है, कंप्लीटली ब्रेक नहीं किया अभी। अच्छा बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो सलाइवा नाम का केमिकल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये नेचर वाइज बेसिक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों बेसिक है। भाई आपको पता है कि हमारे माउथ के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और जब भी हम फूड खाते हैं तो थोड़ा बहुत फूड हमारे दांतों के आसपास
चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। और जो बैक्टीरिया माउथ के अंदर प्रेजेंट है वो इस फूड के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करने लगते हैं और एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, एसिड बनाते हैं। अभी वो एसिड जब आपके टीथ के साथ कांटेक्ट में आएगा तो आपके दांतों में कैविटी हो सकती है, आपके दांत खराब हो सकते हैं। तो अभी सलाइवा तो हमारा बेसिक है, तो वो बेसिक सलाइवा उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इससे हमारे जो टीथ है उनमें कैविटी नहीं होगी। तो देखा जाए तो हमें फायदा हो गया, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो सलाइवा का बेसिक होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल माउथ के अंदर फिजिकल और केमिकल डाइजेशन हो गया और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकिंग अभी तक माउथ के अंदर हो चुकी है। अभी इस फूड को हम लोग स्वेलो करेंगे, निगल लेंगे। तो जैसे ही आप इस फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, ये फूड कहाँ एंटर करेगा? हमारे फूड पाइप में एंटर करेगा। भाई हमारे नेक के अंदर एक ऐसी पाइप है जिससे फूड नीचे की तरफ जाता है, उसे हम फूड पाइप भी बुलाते हैं, या इसका एक और भी नाम है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के अंदर यानी कि फूड पाइप के अंदर फूड एंटर कर गया और नीचे की तरफ जा रहा है। अभी अपने आप नहीं जाएगा, ये फूड पाइप एक खास तरीके का मोशन करता है। ये कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कभी कभी एक्सपैंड करेगा। ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है ताकि फूड के ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता रहे और ये फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहे। तो फूड को आगे बढ़ाने के लिए हमारे फूड पाइप ने एक खास तरीके का मोशन करना शुरू कर दिया। वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है और ऐसे मोशन को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बुलाते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि फूड पाइप से जब फूड नीचे की तरफ जाता है तो हमारा फूड पाइप क्या रेस्ट कंडीशन में रहता है, तो जवाब है नहीं, वो रेस्ट में नहीं रहता। वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करता रहता है जिससे फूड के ऊपर फोर्स क्रिएट होता है और फूड नीचे की तरफ मूव करता है और ऐसे मोशन को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बुलाते हैं। अब इसके बाद फूड फाइनली बच्चों कहाँ पहुंचेगा? हमारे स्टमक के अंदर पहुंचेगा। भाई स्टमक के बारे में तो आप जानते हैं, जे शेप्ड ऑर्गन है, जे लेटर के आकार का दिखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बेटा, क्योंकि इसके अंदर भी डाइजेशन का काम होने वाला है। अभी स्टमक के अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ग्लैंड क्या करते हैं? वही काम करते हैं, वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलो केमिकल प्रोड्यूस करेगा, उस केमिकल का नाम है गैस्ट्रिक जूस। बच्चों इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको मेनली 3 चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अंदर HCl नाम का एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट है, अभी बताऊंगा मैं आपको म्यूकस क्या होता है। और इसके अंदर पेप्सिन नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट है। तो ध्यान रहे, कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो केमिकल बना रहा है उसे क्या बुलाते हैं, तो नाम देना है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, HCl, पेप्सिन नाम का एंजाइम एंड म्यूकस। सबसे पहले आपको पेप्सिन नाम के एंजाइम के बारे में बता दूं। ये एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन को ब्रेक करने आया है, लेकिन ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा नहीं, ये नखड़े करेगा, बोलेगा मैं नहीं कर रहा प्रोटीन को ब्रेक। अभी क्यों नहीं कर रहा भाई, क्या दिक्कत है? तुम्हारा तो काम प्रोटीन को ब्रेक करना है, तो फिर करो। तो ये पेप्सिन वाला एंजाइम क्या बोलेगा कि सर मैं प्रोटीन को ब्रेक तब करता हूँ जब मेरे आसपास का एनवायरनमेंट एसिडिक हो, तो ही मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा। मैं तो सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो फूड माउथ से आया है वो नेचर वाइज बेसिक है, क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्सअप है। तो सलाइवा तो बेसिक था, तो इस फूड का भी बिहेवियर भी कैसा है? बेसिक टाइप का है। तो ये पेप्सिन क्या बोल रहा है? मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो एसिडिक मीडियम में काम करता हूँ, बेसिक में नहीं करता हूँ। तो इसीलिए आप समझ रहे होगे कि क्यों गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl नाम का एसिड है। यहाँ पर HCl एसिड इसीलिए आया है ताकि पेप्सिन को एक्टिवेट करें कि ले भाई हमने मीडियम बना दिया एसिडिक, अभी तुम काम करना शुरू करो। तो ध्यान रखना है कि पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को ब्रेक करना, मगर क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में काम करता है केवल, इसीलिए यहाँ पर HCl एसिड प्रोड्यूस किया गया है ताकि वो पेप्सिन को एक्टिवेट कर सके। तो HCl का एक फंक्शन तो ये हो गया कि वो पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके फूड में कुछ जर्म्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो उसकी भी किलिंग कर देगा हमारा HCl। तो HCl के यहाँ पर 2 मेन फंक्शन हो गए, एक तो जर्म्स एंड बैक्टीरिया की किलिंग कर रहा है और दूसरा पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। अभी ये जो तीसरा रह गया म्यूकस, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए बच्चों क्या होता है कि अगर बॉडी में HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो वो आपकी स्टमक की वॉल्स को खराब कर सकता है, कोरोड कर सकता है, जिससे आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, पेट में छाले पड़ जाएंगे, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं ये HCl हमारी स्टमक वॉल को खराब ना कर दे, उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट है। तो म्यूकस क्या करेगा? हमारी स्टमक की वॉल को बचा लेगा एसिड के इफेक्ट से। तो इसके ऊपर भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होगा अगर HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए स्टमक के अंदर। तो आप 2 चीजें यहाँ पर बता सकते हैं।
पहली तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारी जो स्टमक की वॉल है वो कोरोड हो सकती है, खराब हो सकती है, जिससे हमें पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। और दूसरी चीज आप क्या बता सकते हैं, एसिडिटी। अगर एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाएगी, हमें थोड़ी सी जलन महसूस होने लगेगी। अब बच्चों यहाँ से हमारा फूड फिर आगे बढ़ चलेगा और अब जाएगा वो कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को बुला जरूर स्मॉल रहे हैं, बट ये लेंथ वाइज जो है वो लॉन्गर है, लंबी है। तो फिर इसको स्मॉल क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, या आप बोल दो इसका जो विड्थ है वो कम है, इसकी मोटाई कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बुला रहे हैं। वैसे लेंथ वाइज ये लंबी है। और बच्चों यही वो जगह है जहां पर मेन फाइनल डाइजेशन होने वाला है। मगर ध्यान रहे, जैसी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना रोल तो प्ले करेगा ही करेगा, जो भी उसे काम करना होगा वो करेगा। मगर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अभी देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट में क्या दिख रहा है, लीवर। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बच्चों। तो लीवर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि लीवर भी एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस, इस बाइल जूस के अंदर बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो फैट को तोड़ने का काम करते हैं। तो लीवर बाइल जूस नाम का एक केमिकल बनाता है और इसको इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करके रख देता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं गॉल ब्लैडर। इसके अंदर बाइल जूस स्टोर हो जाता है और बाद में एक पाइपलाइन की मदद से, जिसे बाइल डक्ट भी बुलाते हैं, उसकी मदद से ये बाइल जूस आगे भेज दिया जाता है। अच्छा, बाइल जूस के बारे में एक बात और बता दूं, ये नेचर वाइज बेसिक है, ये एसिडिक नहीं है। अभी थोड़ा राइट की तरफ भी देखते हैं, यहाँ पर भी आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है पैंक्रिया। ये भी एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है पैंक्रेटिक जूस, और उसको एक पाइपलाइन के थ्रू आगे भेजता है। पाइपलाइन को बायोलॉजी में डक्ट बुलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये नाम आपके सामने बार बार आते रहेंगे। डक्ट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, पाइपलाइन। तो पैंक्रिया अपने जूस को, अपने केमिकल को एक पाइपलाइन की मदद से आगे भेजती है, जिस पाइपलाइन को हम पैंक्रियाटिक डक्ट बुलाते हैं। अभी पैंक्रिया के केमिकल का नाम क्या है? उस केमिकल का नाम है पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रिया पैंक्रेटिक जूस नाम का केमिकल बनाती है, जिसको वो पैंक्रेटिक डक्ट नाम की पाइपलाइन से आगे भेजती है। अभी पैंक्रेटिक जूस के बारे में एक बात जान लीजिए कि इस जूस के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन एंजाइम प्रेजेंट है। तीन एंजाइम। एंजाइम नंबर 1, पहला एंजाइम है पैंक्रेटिक अमाइलेज। एंजाइम नंबर 2, ट्रिप्सिन। एंजाइम नंबर 3, लिपेज। अभी सोचो पैंक्रेटिक अमाइलेज क्या करता होगा? तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एंजाइम के नाम के आखिरी में अमाइलेज लग गया तो वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। तो डेफिनेटली पैंक्रेटिक अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन की ब्रेकिंग करेगा। और लिपेज ये फैट की ब्रेकिंग करेगा। मगर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, ये तीनों एंजाइम यहाँ पर बोलेंगे कि हम एसिडिक मीडियम में तो काम नहीं करते, हमें तो बेसिक मीडियम चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो फूड स्टमक से आया है अभी, वो फूड एसिडिक है, क्योंकि स्टमक के अंदर तो HCl प्रोड्यूस हुआ था, तो फूड का नेचर तो वहां पर एसिडिक हो गया। तो अभी तो बोलो पैंक्रिया के एंजाइम काम नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है, लिवर ने जो बाइल जूस बनाया है वो नेचर वाइज बेसिक है, तो क्यों ना लिवर के बाइल जूस को पहले पैंक्रिया के जूस के साथ मिक्स कर दें ताकि पैंक्रिया के एंजाइम एक्टिवेट हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट यहाँ पर मीट कर गई है। अभी दोनों के जूस आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। तो लिवर का जो बाइल जूस है वो तो नेचर वाइज बेसिक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पैंक्रिया के तीनों एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद इस पूरे मिक्सचर को एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, क्योंकि फूड वहां पहुंच चुका है। तो क्या होगा कि हमारे फूड का कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा, प्रोटीन वाला हिस्सा और फैट वाला हिस्सा पैंक्रिया के तीनों एंजाइम मिलकर ब्रेक कर देंगे। मगर बच्चों आप ये मत सोचना कि बाइल जूस केवल पैंक्रिया के एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, नहीं, उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, वो फैट को तोड़ने का काम करते हैं। तो बाइल जूस की मदद से भी फैट की ब्रेकिंग होगी। अभी ये जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला वाला हिस्सा होता है डिओडेनम, दूसरा वाला हिस्सा है जजनम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो तीसरा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलियम। 3 हिस्सों में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड है। तो अभी यहाँ पर जो दोनों जूस आए, बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस,
ये शुरुआती हिस्से में आए हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआत वाले पार्ट के अंदर एंटर किए हैं। और ये शुरुआत वाला पार्ट क्या है? डिओडेनम का। तो अगर आपसे कोई बोले कि लिवर और पैंक्रिया के जूस जब फूड को ब्रेक करते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा है जहां पर उन्होंने ये काम किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? डिओडेनम। अभी मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड भी एक जूस यानी कि केमिकल बनाते हैं जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। ये केमिकल भी अपने लेवल पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को अच्छे से ब्रेक करेगा और पूरी तरीके से आप बोलो डाइजेशन हो चुका है। पूरी तरीके से डाइजेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज का रूप ले चुका होगा, प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड का रूप ले चुका होगा और फैट टूटकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का रूप ले चुके होंगे। कंप्लीट डाइजेशन हो गया। और बोलो ये कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पर? डिओडेनम में। तो अब जब फूड पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है तो क्यों ना इस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इंटेस्टाइन के आगे वाले हिस्से में आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं विली। विली ये क्या करते हैं? इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, तो ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स अब हमें मिल चुके हैं छोटे फॉर्म में, उनको क्या किया जाएगा? ये विलीज उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी और ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिएंट एंटर कर जाएंगे। अभी बोलो ब्लड तो पूरी बॉडी में जाएगा ही, तो इन न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाएगा। मगर बच्चों ध्यान रहे, हमारे फूड का कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। वो अनडाइजेस्टेड फूड फाइनली कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपको दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन भी बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह 3 टुकड़ों में बटी हुई है। सबसे पहला वाला हिस्सा है सीकम, उसके बाद ये बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है कोलॉन और ये आखिरी में आपको दिख रहा है रेक्टम। अभी लार्ज इंटेस्टाइन को बोलो लार्ज इंटेस्टाइन बुला तो रहे हैं, मगर ये लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, ये बड़ी नहीं है। तो फिर इसको लार्ज क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है, ये थोड़ा सा मोटी पाइपलाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बोलो अनडाइजेस्टेड फूड एंटर कर गया और आगे की तरफ बढ़ेगा। अभी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली थे, यहाँ पर भी विली प्रेजेंट होती है, मगर वो फूड को नहीं एब्जॉर्ब करेंगी, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर किया उसके अंदर अभी वाटर भी प्रेजेंट है और वाटर हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये वाटर हमें वापस चाहिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो विली प्रेजेंट है वो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, खींच लेंगी दोबारा। और जैसे जैसे ये अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता जाएगा और फाइनली रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, तो हमारी बॉडी वाया एनस इसे बाहर एक्सक्रीट कर देगी। तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन प्रोसेस।